अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल आवारा दिल। बहुत ही रोमांटिक एक्सट्रीम लव इनोसेंट हीरोइन के साथ आपको ज़रूर पसंद आएगा। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जीतू चलते हैं आज के नेक्स्ट एपिसोड की जानिब। ज़ोबशा इस सब के लिए तैयार न थी। वो न चाहते हुए भी कटी पतंग की डोर मानी उसके साथ खींची चली जा रही थी। महाब के इस तरह के खींचने पर उसके पैर पर दबाव पड़ने लगा था और ज़ख्म में भी भल खून बहने लगा। वो इतना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे अपने पैरों से जान निकलती महसूस हो रही थी। बहुत ज़्यादा खून बहने से उसके हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे। उस बुरे वक्त में भी उसको खुद से संभालने की बहुत कोशिश की थी मगर संभाल नहीं पाई। महाब के कदमों में ढह गई थी। महाब ने अपने कदमों में पड़ी ज़ोबशा को देखा जिसके चेहरे पर कर्ब के असर वाज़ेह नुमायां हो रहे थे। आंखों के पपोटे आंसुओं और दर्द की शिद्दत से बर्दाश्त करने से सुर्ख हो रहे थे। महाब ने उसके चेहरे को देखकर अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, अपना हाथ दें। उसका हुक्म सुनकर ज़ोबशा ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसने महाब का हुक्म सादिक करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था और उसने नफरत से महाब को देखा और कराहियत अमेज लहजे में बोली, आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? उसका सवाल। महाब अपने महसूस लहजे में मुस्कुराते हुए बोला, आप बताइए आपको क्या लगता है मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? उसके सवाल का जवाब देने के बजाय महाब ने उल्टा ही उससे सवाल कर लिया। मुझे लगता है आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप एक निहायत शरीफ इंसान है। उसका मुख्तसर सा जवाब सुनकर महाब का एक जानदार कहकहा हवा में के सपुर्द हुआ था और उससे लगा था कि एक लंबा चौड़ा सा लेक्चर देंगी, उस पर इल्ज़ामात की बौछार लगा देंगी। मगर उसकी सोच के बरक्स ज़ोबशा ने तो उसकी शराफत पर ही उंगली उठा दी थी। आपने गलत फरमाया, मैं एक नहायत ही शरीफ इंसान हूँ। बस एक आप ही हैं जिन्हें हमारी शराफत पर शक है। उसकी बात सुनकर ज़ोबशा अपनी जगह पर जल उठी थी। उसे नहीं पता था संजीदा सा देखने वाला शख्स इतना हाजिर जवाब भी होगा। ज़ोबशा ने उस शख्स से बहस करने का इरादा तर्क कर दिया था। अब वो पूरी तरह से अपनी जख्म की तरफ मुतवज्जह हो गई थी जहाँ से खून रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने भी ज़ोबशा से उस वक़्त बहस करना मुनासिब नहीं समझा। वहीं पर बैठकर उसका घाव का मुआयना करने लगा और उस पर थोड़ा सा झुककर उसके ज़ख्म को हाथ लगाकर उसका मुआयना करना चाहा तो अपनी जगह से पीछे से रगी। महाब ने उसको खुद से गुरेज देख लिया था मगर फिर भी वो अनजान बन गया। उसके पैर के ज़ख्म को देखते हुए बोला, इस मौसम में हम लोग जहाँ से बाहर नहीं निकल सकते इसलिए आपको अपने ज़ख्म पे ये रुमाल बांध ले ताकि खून बहना बंद हो जाए। अगर मैं इससे भी ज़्यादा खून बह गया तो आप खून की कमी में मज़ीद पागल भी हो सकती हैं। आखिर में वह शौक होते हुए बोलना तो न चाहते हुए भी ज़ोबशा के चेहरे से गुस्सा सुर्ख हो गया। वो इतनी अजियत में भी उस शख्स को मजाक सूझ रहा था। ये तो बहुत गलत बात थी। आप मेरी फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप जहाँ रुकना चाहते हैं तो मुझसे दूर रहें वरना यहाँ से चले जाएं। मैं यहाँ तो जाने से रहा और यहाँ रहा तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आऊँगा, इसलिए जब तक ये बारिश नहीं बंद हो जाती आपको मुझे बर्दाश्त करना होगा। उसके बाद सुनकर ज़ोबशा अपनी जगह मुँह मोड़कर बैठ गई। उस शख्स के मुँह लगना अब उसके बस की बात नहीं थी। महाब बिना सोचे समझे उसके करीब गया और अपना हाथ उसके तरफ बढ़ाकर उसका रुख अपनी तरफ किया और बोला, मुझे पता है आप मुझसे बहुत नफरत करती हैं मगर आप खुद से क्यों बदला ले रही हैं? मुझसे आपके पैर से मुसलसल बहता हुआ खून देखा नहीं जा रहा। आप प्लीज़ इस रुमाल को बांध लें। इसके बाद सुनकर ज़ोबशा ने अपना मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं फूटा था। वो कभी भी इस शख्स से किसी किस्म की मदद नहीं लेना चाहती थी। मैं उसका कितना ही नुकसान क्यों ना जो इसलिए इस वक्त भी टस से मस नहीं हुई थी। महाब ने सोचे कि उसके समझाने पर मान जाएगी मगर उसे तो अपनी ही परवाह नहीं थी। शायद इसलिए तो वो उसकी मदद ना लेने पर डटी हुई थी। उसे अपनी बात पर आड़े देकर महाब को गुस्सा आया और ना चाहते हुए भी उसके साथ ज़बरदस्ती करने पर मजबूर हो गया था। महाब ने उसे मजबूत हाथ के पंजे ज़ोबशा का पैर पकड़ा और देखकर गुस्से से धाड़ी थी। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा ना मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने थोड़ी सी भी गैरत है तो आप यहाँ से चले जाएं। अपनी बात का कोई असर मुरतब ना होता देखकर वो अपनी मुठ्ठियाँ पीछते रह गई। वो इस हालत में भी नहीं थी कि महाब को धक्का दे सकती थी। वो ढीठपन में भी महाब से महारत हासिल की थी, शायद इसलिए तो इसकी किसी बात का भी कोई असर नहीं ले रहा था। वो ज़बरदस्ती ज़ोबशा के ज़ख्म पर रुमाल बांधने लगा था। ज़ोबशा अपनी जगह पर मज़ीद पीछे हटी थी जिससे वो गुस्से में आ गया। उसने ज़ोबशा को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। महाब के इस तरह करने से वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। महाब ने उसकी बुरी आंखों में देखा जहाँ से आंसू अभी भी जारी थे, फिर भी वो दोबारा अपने काम में मगन हो गया। ज़ोबशा
टिकटिकी बांधे अपने सामने बैठे शख्स को देखने लगी, जो निहायत ही सलीके से उसके पैर पर अपना रुमाल बांध रहा था। ज़ोबशा आज पहली बार उसके दूसरे रूप में रूबरू हुई थी, जो निहायत ही अच्छा था। महाब अपने सामने बैठी लड़की की नज़रें खुद पर मरकूज देखकर मुस्कुराने लगा। वो शख्स शक्ल में भी देखना गवारा नहीं करती थी, अब वो उसकी टिकटिकी बांधे देख रही थी। महाब ने अपना गला खंगारते हुए उसकी महवियत तोड़ दी थी। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना खूबसूरत हूँ, जो मुझे ज़ोबशा लगा रही जो टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसकी बात से पहले वह सटपटा गई और फिर अपनी सटपटाहट पर काबू पाने के लिए बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, मैं आपको नहीं देख रही थी। अच्छा, मुझे तो लगा कि आप मुझे ही देख रही हैं। यह आपकी गलतफहमी भी तो हो सकती है। महाब के सामने ज़ोबशा लगारी की एक और सलाहियत उजागर हुई, वो ये कि आंखों में आंखें डालकर बहुत अच्छी तरह से झूठ बोल लेती है। आप कह रही हैं तो सही है। वो हार मानते हुए उससे दूर जाकर बैठ गया। ज़ोबशा ने अपना रुख बदला और वो दोबारा महाब से बहस नहीं करना चाहती थी। अपना रुख बदलकर इसलिए देखने से गुरेज कर रही थी। महाब ने उसे सताना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए अपना मोबाइल निकालकर गेम खेलने लगा। काफ़ी देर के बाद बारिश थमी थी। ज़ोबशा ने बारिश थमने पर सूखा सांस लिया और अपनी जगह से उठ गई, मगर उठते वक्त उसके पाँव में टीस उभरी, जिसके तहत वो फिर से अपनी जगह पर बैठ गई। फिर उसने मदद तलब नज़रों से महाब की तरफ देखा, मगर महाब ने उसे ऐसी नज़रों से घूरा जैसे कह रहा हो कि अपनी मनमानी करो। फिर शायद उसे ज़ोबशा पर तरस आ चुका था, इसलिए वो अपना मोबाइल जेब में रखते हुए अपनी जगह से उठा और उसके पास आ गया और फिर उसने अपना हाथ ज़ोबशा की तरफ बढ़ा दिया। जैसे उसने थाम लिया और फिर महाब का सहारा लेकर वो इस्तेमाल से निकल गई। महाब उसे अपनी कार की तरफ लेकर जा रहा था। वो देखते ही उससे अपना आप छुड़वाते बोली, जी आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? उसका सवाल महाब को हैरान कर गया था। वो बोला, उसे कहाँ ले जा सकता है, वो उसे ही घर छोड़ रहा था। मैंने आपको कहाँ ले जाना है भला? आप मुझे अगवा करके भी ले जा सकते हैं, आपका क्या भरोसा? उसकी बात सुनकर महाब का सर चकरा कर रह गया। उसे इतनी बेयकीनी में यकीन भी कैसे कर सकती थी? मैंने यकीन दिलाने वाला कौन सा काम किया था? मैंने तो सब का एतमाद ही तोड़ा था और कुछ नहीं। वो अपनी जगह सही और मुझे यकीन नहीं करना चाहिए था। महाब ने पहले खुद ही सोचा, फिर खुद ही अपने बारे में राय कायम करके कंधा उचकाकर रह गया। ज़ोबशा ने अपने सामने खड़े महाब गजनबी को किसी गैर सोच में गलता देख कर वो दोबारा से गुस्से में कहा, आप मन ही मन में मुझे नुकसान पहुंचाने के मंसूबे बनाते रहे हैं। मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ गई। कई बार वो लड़खड़ाई भी थी, फिर भी उसे खुद को संभाल लिया। वो अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी और दिल में दुआ कर रही थी कि महाब कुछ देर के लिए ऐसे ही सोचों में गलतान रहा ताकि वो वहाँ से निकलने में कामयाब। जब वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अपनी कार तक पहुँच गई थी, अभी उसने शुक्र का सांस ही लिया था कि वो पीछे से आ गया और उसे बाजू से पकड़कर आमने सामने करता हुआ बोला, माना कि मैं आपके दुश्मन ने अव्वल समझती हैं, लेकिन मैं इतना भी नाकाबिल एतबार नहीं हूँ। आप मुझ पर ना यकीन करके आपसे खुद के साथ कुछ गलती ना कर ले। मेरा मकसद होता तो कब का कर चुका था, मगर मैंने इससे पहले कि आपसे कहा था कि मेरी दुश्मनी आपके डैड से नहीं और ना ही रेहान से, महर से। वो उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगा, मगर महाब ने उसकी एक नजर नहीं दी, बल्कि उसने अपने पंजे इतने ज़ोर से ज़ोबशा के बाजू पर गाड़ दिए थे कि ज़ोबशा के आंसू निकल गए और खुद जब्त करते हुए बोली, आप झूठ कहते हैं कि आपकी दुश्मनी हम सबसे, इसलिए तो आप महर के साथ मोहब्बत का नाटक कर रहे हैं। उसकी एक ही बात सुनकर वो काफ़ी गुस्से में आ चुका था, इसलिए तो अपनी जगह धारते हुए बोला था, बस बहुत हो गया, अब और आपके इल्ज़ामात बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे मोहब्बत का नाटक करना होता तो आपके साथ भी करता, तो आपको तो अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाता, क्योंकि आप मेरे आसान से शिकार होती। आपके ज़रिए मैं बलाए रास्त साथ लगारी से सीधा साधा बदला ले सकता था, मगर मैंने बदला लेने के बजाय मोहब्बत को तरजीह दी, क्योंकि हम जैसे मोहब्बत को तरसे लोगों को पहले मोहब्बत की तरजीह देते हैं और उसके बाद दूसरी चीज़ों को। उसकी बात सुनकर ज़ोबशा को लगा कि वो जानबूझकर खुद को मजलूम जाहिर करने की कोशिश कर रहा है। लिहाजा महाब ने उसकी बात पर कान न धरे और उसे अपना बाजू छुड़वाया और उसकी कार की डोर खोलने के लिए आगे बढ़ गई। महाब का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। उसने आओ देखा ना ताओ, वो गुस्से में ज़ोबशा के पास आया और उसे बाजू से उठा लिया और ये देखकर वो अपनी जगह चिल्लाने लगी थी और बुरे बुरे अलकबात से नवाजने लगी थी, मगर महाब ने उसके किसी भी बात का असर नहीं लिया, सीधा अपनी कार में बिठाकर दम लिया था। जब वो दोनों घर में दाखिल हुए तो देखा घर के तमाम अफराद उसके लिए परेशान हाल बैठे थे। रेहान इधर उधर टहल रहा था कि मुसलसल किसी को कॉल कर रहा था। सास साहब फ़ोन पर किसी के बहुत डांट रहे थे, उसे ढूंढ निकालने का कह रहे थे। शाज़िया बेगम सोफे पर बैठे आंसू बहाने में मसरूफ़ थी। महर की आंखें भी सुर्ख हो रही थी, मगर फिर उन्हें दिलासे दे रही थी। ये सब मंजर देखकर जहाँ महाब हैरान हुआ था, वहाँ पे
देखकर परेशान भी हुआ था कि इन दोनों की पहली नज़र रेहान पर पड़ी थी। रेहान दौड़ते हुए उन दोनों तक आया, फिर उसने ज़ोबशा को बीच लिया था। कहाँ रह गई थी तुम? अंदाज़ा भी है तुम्हें हम सब कितने परेशान हो गए थे। उसका सहारा पाते वो अपनी जगह मजीद ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। अब घर के तमाम अफराद उन दोनों पर नज़र पड़ चुके थे, लिहाजा वो सभी लोग वहीं आगे थे। रेहान ने उसे खुद से अलग किया और फिर उसकी हालत देखने लगा जो निहायत ही अबतर हो रही थी। उसके लाइट कलर के कपड़ों पर हर जगह खून के धब्बे थे और उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई थी और उस पर खून के निशान वाज़ेह हो रहे थे। ये सब देखकर वहीं सब हैरान रह गए थे। बेटा क्या हुआ था? ये सब कैसे हो गया? साद साहब के सवाल पर वह महाब की तरफ देखने लगी और निगाहों ही निगाहों में उसके कहने लगी थी कि तुम्हारी हकीकत सबको बता दूँ। मुबादा कुछ कहने के लिए अब लब खोलती कि महाब ही सब कहने लगा। वह दूसरा उनका साइड पे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए ऐसी हालत हो गई। उसकी बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी अफराद मुतमईन हो चुके थे। फिर रिया ने उसका हाथ पकड़कर उसके रूम तक ले गया और इतने में ही देर में साहब साहब ने डाटो को काल मिलाकर बुला लिया। वहाँ खड़ा अब सबको सरगर्मियाँ दिखने लगा। तभी उसकी नज़र मेहर पर पड़ी थी जो उसे देख रही थी। उस वक़्त उसकी खूबसूरत आंखों में शफाफ पानी बह रहा था। महाब चाहकर भी उनके आंसू को पूछ नहीं सका था। उसे अपनी बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया था। जैसे ही उसका पैर ठीक हुआ तो उसने देखी घर में रेहान और महर की शादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से शुरू हो रही थी। शाजिया बेगम महर को लेकर हर रोज़ कहीं न कहीं शॉपिंग के लिए निकल जाती। महर न चाहते हुए भी उनके साथ जाने पर मजबूर होती थी। फिर वो रेहान को भी अपने साथ शामिल कर रही थी, जिससे महर का मूड मज़ीद ऑफ हो जाया करता था। रेहान अपनी शादी की हर शॉपिंग उसे अपनी पसंद करवाता था। वो बेदिल कबूल कर लेती थी और इधर वहाँ अपनी जगह बस तड़पते रह जाता था। फिर उसे खुद को दिलासा देकर मुतमईन कर देता वो सिर्फ उसी की है। माइयों का दिन था। मेहरू की माइयों बिठाई गई थी और माइयों के पीले जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। ज़ोबशा भी पीले रंग के प्लाज करता वक्त बहुत कम नहीं किसी को कम नहीं लग रहा था। गुलाब की पत्तियों से सजा उपटन का थाल लेकर हाल में जा रही थी। तभी उजरत में आते हुए महाब को नहीं देख पाई। महाब ने भी जाने किन सोचों में गुम था जो उसे देख नहीं पाए, लिहाजा इन दोनों का बुरी तरह तसादम हुआ। महाब ने उसे गिरने से तो बचा लिया, मगर खुद के ऊपर पीले रंग के रंगने से नहीं बचाया था। अमन की थाल की पूरी थाल आ गिरी थी। महाब से कुर्ता पजामे में ज़ोबशा के पीले ड्रेस को मजीद पीला कर गई थी। ज़ोबशा कि महाब को देखा उसे धक्का दिया और पीछे किया और गुस्से से बोली, वाह महाब गज़ब नहीं, आप कभी किया करें। जब आप बात महर से नहीं बनी तो उसकी माइयों हराब करने चले गए। महाब जानता था कि उसका ये तंज किस सिलसिले में है। वो उस वक्त किसी से बात करना नहीं चाहता था। वो उस जगह से कोसों दूर भाग जाना चाहता था जहाँ पर उसको मोहब्बत से दूर करने की साजिशें रची जा रही थी। वो यहाँ सिर्फ साहब साहब के कहने पर आया था, मगर महक को देखकर किसी और के लिए साजिश कर उसे यहाँ आने के फैसले पर दुख हो और अपने अंदर की घुटन कम करने के लिए बाहर जा रहा था। तभी वो टकरा गई और ऊपर से उसकी जलीकटी बातें मजीद दुख देगी थी। प्लीज़ इस वक्त मेरे सामने मेरे मुंह ना लगे तो बहुत होगा। उस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ। वो इतना कहकर उसे नज़रअंदाज करके जा रहा था कि तभी वो उसका रास्ता रोक के घर सामने खड़ी हुई और बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर वहाब? गजनबी माइयों का फंक्शन तो शुरू होने दें। उसकी बात सुनकर वहाब ने किसी का भी ख्याल नहीं किया तो वो गुस्से से उसके करीब आया और उसका हाथ अपने सख्त हाथ में लेते हुए उसे मरोड़ते हुए कहने लगा, क्या मोहब्बत करती हो मुझसे जो हर बार मेरी राह में हायल हो जाती हो? पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, दूर हो मुझसे वरना इंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर वो उसे धक्का देकर वहाँ से चला गया। वहाब ने आज पहली बार किसी लड़की से इस लहजे में बात की थी। ज़ोबशा से भी किसी ने आज तक इतने सख्त लहजे में बात नहीं की थी। ज़ोबशा के कानों में उसके हद तक अमेज़ लहजा बार बार गूंज रहा था। वो अपने आंसू छुपाते हुए वहाँ से चली गई। कुछ देर तक तो वॉशरूम में आईने के सामने खड़ी वहाब की बातों को सोचने लगी। वो कैसे उस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कर जा सकता है। ज़ोबशा नगारी तो उसे कैसे इतनी सस्ती चीज़ों से मोहब्बत हो सकती थी। वो अपना हुलिया दुरुस्त करके अपने रूम से निकली थी। तभी उसकी नज़र महर के रूम की लाइट पर पड़ी, जिसे बंद करने के लिए वो आगे बढ़ी थी। वो महर के रूम में दाखिली दरवाजे पर पहुंची थी कि उसे महर के रूम में से महर की रोती हुई आवाज़ें सुनाई दी थी, वहाँ प्लीज़ आप कुछ करें, मुझे किसी भी तरह अपने साथ ले जाएं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तभी मोहब्बत के जज्बों से लबरेज महाब की आवाज़ उसकी समातों से टकराई, तुम फिक्र न करो, मैं कुछ करके तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। हम तुम्हारे निकाह वाले दिन यहाँ से भाग जाएंगे। महाब के मुंह से इतनी घटिया बात सुनकर तो ज़ोबशा के पैरों तरह से ज़मीन खिसकी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि महाब गज़नबी अपनी मोहब्बत में अंधाधुंध होकर किसी भी किस्म का कदम उठाने के लिए तैयार था। ज़ोबशा ने अपने चेहरे पर आए आंसू साफ किए और खुद से अज़म करते हुए दिल ही दिल में बोली, महर तुम सिर्फ मेरे भाई की मोहब्बत ही नहीं उनकी जान
हो तुम, तुम्हें महाब जैसे इंसान के हाथों ख्वार होने नहीं दूंगी। मैं हरगिज़ तुम दोनों को ऐसा कदम नहीं उठाने दूंगी। मैं अब तुम्हें बताऊंगी महाब गजनवी के ज़ोब शाह लगारी कौन है। खुद से अज़म करके वहाँ से चली थी। वो अपने रूम में बेचैनी से ठहरी थी और उसका दिमाग एकदम से माफ हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे उन दोनों का प्लान फ्लॉप करे। उनके इरादे सुनकर तो वो अपनी जगह से लड़ गई थी। कोई इंसान कैसे इतना गिर सकता है कि अपनी मोहब्बत के हसूल के लिए हर दर्जे गिरी हुई हरकत कर सकता है। कहते हैं मोहब्बत इंसान को हर हदें पार करने के लिए मजबूर कर देता है और मोहब्बत गुर सिखा देती है, मगर मोहब्बत अपने अनजान से भी बेखबर रहती है कि उसकी किस्मत में ज़िंदगी भर के लिए रोना लिखा है या हंसना। दोनों भी अपनी किस्मत से अनजान एक दूसरे को पाने के ख्वाब देख रहे थे, बगैर सोचे समझे कि उनकी मोहब्बत का अंजाम कैसा होगा। उसे तो महाब की सोच पर ही शर्म आ रही थी। वो सोचने लगी थी कि इतनी शानदार शख्सियत का मालिक, इतना महज़िब देखने वाला इंसान, उसकी सोच इतनी छोटी, इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। ज़ोब शाह लगारी भी शायद बोल चुकी थी कि इंसान की सोचों का ताल्लुक उसकी शख्सियत और उसके स्टेटस से पर मुनहसर नहीं होता। वो तो बस कभी कभी हमारी कमज़ोरियाँ हम पर हावी हो जाती हैं, जो इंसान को कुछ भी करने पर कासिर कर देती हैं। वहाँ आपकी कमज़ोरी महर थी, जिसकी वजह से वो ऐसा सख्त कदम उठाने पर मजबूर हो चुका था। काफ़ी देर तक एक ही नुक्ते पर सोचने के बाद उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है, कैसे बहन का फ़र्ज़ अदा करना है। जिस तरह उसने महर की माइयों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, हर काम को बहुत खुश उसलूबी से निभाया था। अब इसकी सारी खुशियाँ, सारी एक्साइटमेंट मान पड़ चुकी थी। अब किसी तरह भी कोई काम में हिस्सा लेने का जी नहीं चाह रहा था। बस यही बात उसके दिमाग में जा रही थी कि ये शादी हो पाएगी या नहीं, उसका प्लान काम करेगा या नहीं। इन्हीं सोचों के दरमियान वो दिन भी आ पहुंचा था जिसकी वजह से वो थोड़ी सी खौफज़दा थी। आज वो अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बाजी खेलने वाली थी, जिसमें उसे खबर नहीं थी कि वो जीतेगी या बहुत बड़ी हार का सामना करना होगा। उन्हीं सोचों के दरमियान वो अपने रूम से निकल गई। तभी उसे महाब महर के रूम में की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। शादी का घर था, इसलिए कोई भी कहीं भी बेधड़क मुँह उठा के चला जाता, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। इसलिए वो पूरी आज़ादी से उनके घर में दंदनाता फिर रहा था। उसे देखते ही ज़ोब शाह पिलर के पीछे जा छुपी और उस वक़्त महाब से नहीं मिलना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उस वक़्त उसका सामना महाब से हो गया तो वो चालाक इंसान उसके दिल के सारे भेद जान जाएगा और उसके मंसूबे पर पानी फेर देगा। उसने महाब को महर के रूम की तरफ बढ़ाने से पहले ही कॉल करके रोक दिया। महाब ने मोबाइल पर स्क्रीन पर ज़ोब शाह का नंबर देखा तो उसे शदीद हैरत का झटका लगा। वो मन ही मन में खुद से बोला, आज से पहले तो ज़ोब शाह ने कभी कॉल नहीं की, फिर आज किस मकसद के तहत कॉल कर रही थी। वो कहीं उसे मेरे मकसद के बारे में पता तो नहीं चल गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है। उसके साथ पुश्तों को भी मेरे में नहीं पता चल सकता। ज़रूर कोई ना कोई काम होगा, इसलिए वो कॉल कर रही थी। उसने इसी शशपंज के दरमियान कॉल उठा लिया और पिलर के ओट उसने महाब को अपना कॉल उठाते हुए देख लिया था। सुकून का सांस लिया और खुद को कंपोज करते हुए उससे बात करने लगी। हेलो, आप कहाँ हैं। महाब ने अपने मोबाइल को ऐसा घुरा जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो कि वो वहीं ज़ोब शाह लगारी है, जो हर वक्त जबाती रहती है और इतने धीमे और इतने सहल लहजे में बात कर रही थी। जी मैं अभी बिज़ी हूँ, क्यों, आपको कोई काम था। वहाँ आप उस दिन वाली बात नहीं भूल पाया था, इसलिए तो इतने रूड लहजे में बात कर रहा था। जी हाँ, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ मुझे अभी अनेक्सी में मिलें। इतना कहकर वो कॉल काटने वाली थी कि तभी महाब की शोही भरी आवाज़ मोबाइल से बदली। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस रात के बाद आप मुझ में काफ़ी दिलचस्पी लेने लगे, कि ये आपके इरादे तो नहीं बदल गए। उसने महाब की बात को सीरियस न लेते हुए बहुत ही हल्के अंदाज में जवाब दिया, जब आप मिलेंगे तभी आप मेरे इरादे जान पाएंगे। महाब को ज़ोब शाह से ऐसे जवाब की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। ये बात तो उसने सिर्फ उसके लिए कही थी जो उसके चिड़चिड़ेपन दौरे पर उसकी बरक्स थी। वो उससे कुछ और ही कह गई थी। उसने ज़ोब शाह की ऐसी बातें हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया था। ऐसी गहरी सोच में गर्क देखकर ज़ोब शाह ने मज़ीद उसे अपनी ही बातों में बुलाया। क्या हुआ, क्यों इतनी गहरी सोच में गर्क हो गया है। कहीं आपको ये डर तो नहीं लग रहा कि आप मुझसे मिलेंगे तो आपको अपने आप को खो देंगे। आज तो महाब को पे दर पे हैरान करने पर तुली हुई थी। मुझे खुद पर और अपनी मोहब्बत पर पूरा एतबार है। अगर मैं बहक भी गया तो मेरी मोहब्बत मुझे बहकने नहीं देगी। मेरी मोहब्बत मेरी ढाल है, अगर आपके सामने आ जाएगी तो आपके शर से भी महफूज रहेगी। उसकी बातें ज़ोब शाह को बहुत बुरी लगी थी। वो क्या शैतान भूत थी जो उसकी शर से दूर रहना चाहता था, मगर फिर भी मज़ीद बहस का इरादा तर्क कर दिया था और उसके जवाब की मुंतज़र खड़ी थी। मैं भी 5 मिनट में आ रहा हूँ। वो समझ गया था कि उसकी ये बात ज़ोब शाह को बहुत बुरी लगी है, इसलिए तो वो खामोश होगी। इसलिए अब मज़ीद कोई बात न करते हुए उसने अपना मोबाइल को जेब में डाला और महर से कुछ देर बाद मिलने का इरादा करते हुए नक्सी की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। महर और रेयान का निकाह घर के हाल में ही रखा गया था और उनके घर का हाल काफ़ी कुशादा था। वहाँ बआसानी
से काफ़ी सारे लोग आ जाते थे। अनेक्सी घर के एक तरफ थी जो कि खाली पड़ी थी। उसमें घर का पुराना सामान रख दिया गया था। वो तेज़ तेज़ कदमें बढ़ाते हुए अनेक्सी में आ गया। वो जल्दी से ज़ोबशा से बात करके वहाँ से निकलना चाहता था ताकि महर से किए गए वादे को पूरा कर सके। और उसने अनेक्सी में देखा तो वहाँ पुराने सामान के अलावा किसी का भी ज़ीरू का नाम और निशान नहीं मिला था। यहाँ तक कि ज़ोबशा का भी नाम नहीं। उसे लगा कि वो गलत जगह पर आ गया। वो अभी मुड़ने ही वाला था कि किसी ने पीछे से आकर उसके सर पर लोहे का डंडा मार दिया और वह डंडा बहुत ज़ोर से उसे लगा था। शायद तभी वो 6 फुट का इंसान दर्द से करा रहा था और उसने जब अपने चकराते हुए सर से और सुर्ख आंखों से पीछे पलट कर देखा तो उसे धुंधलाई हुई ज़ोबशा की शक्ल नजर आई। वह ज़मीन पर ढह बेहोश हो गया था। ज़ोबशा अपने माथे पर आई नन्हे से पसीने के कतरों को पूछते हुए घबराई हुई उस पर झुकी और चेक करने लगी कि वह सच में बेहोश हुआ या नहीं। जब उसे तसल्ली हुई कि बेहोश हो गया तो फिर उसने महाब के पैर बांधे ताकि बेहोश में आने के बाद वो यहाँ से निकलने की कोशिश न करे और मुंह पर पट्टी बांधी ताकि वो शोर न कर सके। उसे ठिकाने लगाने के बाद वो अनेक्सी को लॉक करके अपने हुलिया दुरुस्त करके वहाँ से निकल गई। वेट्रेशन उसे तैयार कर गई थी। ऑरेंज कलर के अरूसी लिबास में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके लिबास में मैच करती ज्वेलरी, उसके हमरंग दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनाई, बालों को जूड़े की शक्ल दे गई थी। उसमें मोती के फूल को गजरा लगाया और फिर बड़े से दुपट्टे को अच्छी तरह सेट किया गया था और बहुत रूप चढ़ा था। जो कोई भी उसे देख रहा था उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा था। वो अपनी तारीफ सुनने के बावजूद भी खामोश थी और उसके सारे जज्बात मुंजमद हो चुके थे। बस एक ही बात याद खाई जा रही थी कि महाब उसे लेने आएगा या नहीं। क्या वो हमेशा के लिए रेहान लगाएगी हो जाएगी। इन्हीं सोचों के दरमियान वो कद आवर आईने के सामने जा खड़ी हुई और अपने आप को देखते हुए बोली, महाब आप आज मुझे इस रूम में देखेंगे तो कितना खुश होंगे ना। मेरे ये रूप, ये मेरा साजो सिंगार सिर्फ आपके लिए। आप जानते हैं ना मेरा दिल आपका मुतमईन है मैं और हमेशा रहेगा। मैं जानती हूँ हम जो भी आज करने जा रहे हैं वो बहुत गलत है, मगर कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मैं ये कदम हरगिज़ ना उठाती मगर मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ रहा है क्योंकि इस घर के मकीन बहुत बेहिस हैं। वो दूसरों के एहसासात को नहीं समझ पाते। शायद उन्होंने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। मैंने नहीं किया है और मैं नहीं जानती तो बस नहीं जानती हूँ कि मैं आपको दिल की गहराइयों से चाहती आपकी मोहब्बत में कुछ भी कर सकती हूँ। उससे कहते हुए उसके आंसू बह निकले और उसे खुद पता ही नहीं था कि वो क्यों रो रही है। शायद सब कुछ धोखा देने के जुर्म में, शायद कुछ और ही वजह थी। किसी और की आंखों में अपना अक्स देकर उसका दिल नहीं बदल रहा था। क्या उसे मोहब्बत करने पर पछतावा हो रहा था। वो अपने डगमगाते हुए दिल को संभालते हुए बेड पर जाकर बैठ गई और उसके रूम में उस वक्त कोई मौजूद न था। वो अकेली बैठी थी। अभी निकाह होने में कुछ वक्त बाकी था। वो चाहती थी कि निकाह शुरू होने से पहले पहले महाब आ जाए और उसे अपने साथ ले जाए। और उसने और महाब ने पीछे के दरवाजे से निकलने की पहले ही तदाबीर बना लिए थे, मगर उसे शायद नहीं पता था कि किस्मत की लकीरें हमारे हाथों में तो ज़रूर है मगर हम खुद उसे नहीं लिख सकते। उसकी किस्मत पहले ही रेहान लगारी में लिखा जा चुका था। किस्मत लिखना मगर हमारे हाथों में होता तो हम कभी भी किसी की किस्मत चुरा सकते या कॉपी कर सकते, मगर हम सिर्फ किस्मत की लकीरों को अपने हाथों में रखने का हक रखते हैं और उसे अपनी मर्ज़ी से चला नहीं सकते। वो भी नहीं जानती थी कि जिस शख्स का शिद्दत से इंतज़ार कर रही है वो अब नहीं आने वाला, कभी भी नहीं। रेहान अपने रूम में खड़ा तैयार था और अपनी नई शुरू होने वाली ज़िंदगी के ख्वाब खुली आंखों से देखने लगा था। वो भूल चुका था कि ख्वाब बंद आंखों से देखे या खुली आंखों से देखे कभी पूरे नहीं होते। उसकी चमकदार आंखों में उस बात की गवाही दे रहे थे। आज बहुत खुश है। खुशी उसकी आंख से फूट रही थी। नेवी ब्लू कलर की शेरवानी में किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। दौलत शोहरत के साथ साथ अल्लाह ने उसे अच्छी शक्ल भी दी से नवाजा था। खड़ा नाक, नक्शा और भूरी आंखें जो कि साथ साफ की थी और शाहजी बेगम ने उसे चुराया था, जिसे देखते ही लड़कियां मेरे दिल हार बैठती थी। सिर्फ मेहर ही मेहरबान थी। उसे मेहर के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था। बस उसे सोचे जा रहा था आज वो कितनी खूबसूरत देख रही होगी। यही सवाल जन्म ले रहा था, क्या वो आज इतनी खुश होगी जितना कि वो है। तभी उसके दिल ने नफ़ी करते हुए उस इनकार कर दिया और कहा कि वो इसलिए तो उसे शादी के लिए हामी भरी थी। वो अपने दिल की कैफियत पर मुस्कुरा रहा था। तभी ज़ोबशा बिना दस्तक दिए अंदर आ गई और उसे मुस्कुराते हुए देखकर दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगने लगी, अल्लाह मेरे भाई की खुशी हमेशा बरकरार रखना। इतना कहकर वो रेहान के सामने हाथ बांध कर खड़ी हो गई और शोखी से बोली, भाई माना कि हर दूल्हा आपकी तरह खुश होता है अपनी शादी वाले दिन, मगर मुझे तो आप खास से ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और उसकी आवाज़ सुनकर पहले तो रेहान हैरान हो गया, मगर उसकी बात सुनकर वो कहकर लगाकर हंस पड़ा और बोला, अब तुमसे क्या छुपाना, तुम तो सब कुछ पता है। आहर तुम ही तो मेरी राजदान थी। हाँ, मैं ना होती तो आपकी शादी भी ना हो पाती। बेसाख्ता उसके मुंह से निकल गया था। अपनी बात कहकर
वो खुद ही पछता रही थी। रेहान बिना समझी में उसकी तरफ देखते हुए उसकी बात का मफहूम जानने के लिए बोला, मतलब क्या है तुम्हारी बात का? वो रेहान को केक खोजने के अंदाज से अपनी जगह हफीफ हो चुकी थी, तभी तो बात बनाते हुए बोली, मतलब ये कि भाई अगर मैं आपके दिल की बात मॉम डैड को ना बताती तो आपकी शादी मेहर के साथ कभी ना हो पाती, क्योंकि मुझे पता है कि मॉम डैड से आप अपने दिल की बात ना कहते। और उसके बाद से रेहान शायद कायल हो चुका था, तभी तो अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और उससे उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, हाँ तुम ना होती तो शायद ये कभी मुमकिन ना था। थैंक्स मेरी ज़िंदगी को खुशियाँ भरने के लिए। रेहान उस वक्त जज्बाती हो चुका था और उसकी बात सुनकर वो जगह जज्बाती हो चुकी थी। वो तभी वो रेहान के गले लाकर बोली, और भाई आपके और मॉम डैड की खुशियों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ये तो कोई भी बड़ी बात नहीं। हाँ मुझे पता है मेरी बहन अपनों के लिए खुद को वक़्फ़ करने का जज्बा रखती है। कुछ देर तक वो एक दूसरे से बातें करते रहे और इन्हीं बातों के दौरान रेहान को बहुत अच्छे दोस्त महाब का ख्याल आया। वह मगरिब के वक़्त उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। रेहान ने ज़ुबशा से महाब के बारे में दरियाफ्त किया तो वो उसे बताने लगी, तुम्हें पता है महाब कहाँ है? मैं बहुत देर से मुझे दिखाई नहीं दिया। रेहान का सवाल सुनकर वो पसीने में नहा गई। घबराहट उसके चेहरे से वाज़ह हो रही थी। तभी उसने अपने लहंगे को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली, भाई भाई मैं क्या जानूँ वो कहाँ है? मुझे थोड़ी पता होगा। आप तो जानते हैं ना हमारी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मैं उनकी कोई खबर नहीं रखती। अपने तय ज़ुबशा ने बनाने की कोशिश करते हुए रेहान को अपने और महाब के बीच होती हुई तकरार का हवाला दिया था। रेहान उसकी बात से मुत्तफिक था, इसलिए उसने दोबारा महाब के बारे में दरियाफ्त नहीं किया था, मगर उसे ये बात बहुत खटक रही थी कि महाब ऐन निकाह के वक़्त कहाँ चला गया और क्यों चला गया। उसने अपने जहन में उभरते सवालात को नज़रअंदाज कर दिया। ज़ुबशा के साथ चला गया जो उसे लेने आई थी। ज़ुबशा ने रेहान को हाल तक छोड़ दिया और अब उसे राह मेहर की रूम की तरफ थी और फिर उथल पुथल होते दिल को संभालते हुए मेहर के रूम में उसे लेने के लिए गई थी। जो उसने जूं ही मेहर का रूम का दरवाज़ा खोला तो देखा मेहर बेड पर औंधे मुँह लेटी आंसू बहाने की में मसरूफ़ थी और साथ ही साथ बड़बड़ाते जा रही थी। महाब आपने अच्छा नहीं किया, क्या आप बहुत बुरे हैं। आपको धोखा देने के जुर्म में कभी माफ़ नहीं करूँगी। मैं नहीं जानती कि आपकी मोहब्बत फ़रेब है। आप मुझे मोहब्बत के जाल में फंसाकर अपना मतलब हासिल करना चाहते थे। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी नहीं। वो मुसलसल एक ही बात दोहराई जा रही थी, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। उसकी हालत देखकर ज़ुबशा अपनी जगह शर्मिंदा हो गई थी और उसको अपना आप बहुत छोटा महसूस हो रहा था। वो कब से इतनी संगदिल बन चुकी थी कि उसने दो मोहब्बत करने वालों को ही जुदा कर दिया। वो संगदिल नहीं थी, बस अपने भाई की मोहब्बत में खुद गर्ज बन गई थी और उसकी नज़रों में महाब की मोहब्बत कोई अहमियत नहीं रखती थी। वो समझती थी महाब जैसा शख्स सिर्फ धोखा दे सकता है, कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। उसने उस वक्त खुद को हक पर समझा था, इसलिए वो खजल सी मिटाते हुए मेहर के पास गई और नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पुकारा, मेहर। ज़ुबशा की आवाज़ सुनकर मेहर अपनी जगह से उठी और सीधे उसके गले लगकर रोते हुए बोली, ज़ुबशा तुम सच कहती थी, महाब की मोहब्बत झूठी है, वो मुझे धोखा दे रहा था, उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की। उसकी बातें सुनकर ज़ुबशा एक बार फिर शर्मिंदा होगी। तभी वो भी उसे बोली, मेहर तुम परेशान नहीं हो, ये वक्त इन सब बातों करेंगे, तुम चलो मेरे साथ, सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इतना कहकर ज़ुबशा ने मेहर का हाथ थामकर उसे अपने साथ ले गई। मेहर बिना कोई एहतजाज किए ज़ुबशा के साथ खींची चली जा रही थी। फिर कब निकाह हुआ, कहाँ हुआ, उसने साइन की, उसे खबर ही नहीं हुई। जैसे ही महाब की समात उसे मुबारक सलामत का शोर टकराते जा रहा था, वैसे वैसे वो अपनी जगह पर तड़पते जा रहा था। आंसू मुतवातर बह रहे थे और समझ नहीं आ रहा था क्या करे, खुद मर जाए या ज़ुबशा लगारी को मार दे। उस मोहब्बत ने कैसे उम्र भर का रोक दे दी थी, जिसकी वजह से उसे उन चंद घंटों में ही उसका दिल चाह रहा था कि खुद के साथ उस पूरी दुनिया को आग लगा दे, मगर सबसे पहले उस लड़की को जलाकर भस्म कर दे जो उसकी सब जिम्मेदार थी। निकाह होते ज़ुबशा अनेक्सी की तरफ चली आई। उसने अपने इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाई कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली मिल गई तो कोई वहाँ मौजूद नहीं तो उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी नज़र महाब पर पड़ी तो वह हैरान होगी। महाब होश में आ चुका था, पता नहीं उसने कैसे अपने हाथ पैर खोल लिए थे और अपनी जगह आंसू बहाते बैठा था। और उसने आज पहली बार किसी मर्द को आंसू बहाते हुए देखा था और उसके आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस किया था, वरना अक्सर मर्द तो रोते नहीं, औरतों को रुलाते हैं और औरतों को रुलाकर उन्हें तकलीफ पहुंचाकर समझते हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा मार का
मार लिया है। और उसने अपना आप को संभाला तो थोड़ा आगे बढ़कर उसकी हील की टिक टिक की आवाज़ जैसे महाब की समातों से टकराई थी, वैसे ही नज़रें उठाकर उसने ब्लैक कलर के लहंगे में खड़ी ज़ोबशा को देखा और उसे देखते ही महाब की आंखों में नफरत तर आई थी। और उसकी आंखों में जब ज़ोबशा ने झांक कर देखा तो बुरी तरह अपनी जगह दहल गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था वो 5 मिनट में उस नीली आंखों वाले शख्स के सामने खड़ी रही तो वो उसका कत्ल कर देगा। यही वो वक़्त था जब वो उसे अपनी ज़िंदगी अजाब महसूस हुई थी। कितना मुश्किल हो रहा था उसकी आंखों में झांकना और उसकी आंखों में सुर्खी देखना। वो डरते डरते महाब के पास गई और उसके पैर से खुली रस्सी निकालने लगी थी। महाब ने जैसे ही अपने पास देखा तो बिफर गया। उसे धक्का देकर परे धकेल दिया और जिस पर वो ज़मीन पर गिर गई। उसे महाब यही रिएक्शन की उम्मीद थी, वो यही कुछ तो नहीं था।